Hello everyone, today we will start a new chapter, that is electricity. In physics for class 10, we already have studied two chapters. The first one was light, reflection or refraction, and second one was human eye and colorful world. After these two chapters, today we will start electricity. You know that electricity is a very common word. I know you have heard that word in your day-to-day life. Because electricity is one of the forms of energy. You know that there are so many forms of energy like heat energy, thermal energy, geothermal energy, wind energy, potential energy, mechanical energy. Out of these all energy, electricity is also a kind of energy, and this is a vital source of energy because in our day-to-day life, or you can say we usually use electricity as a source of energy in our home, like for lighting, heating purposes. You know that घर में जब भी पंखा आप ऑपरेट करते हो, जो फैन ऑपरेट करते हो, लाइट जब भी आप ऑन करते हो, तो उस टाइम किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी की. तो इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है. ओके, सो बिफोर ये तो अपना डोमेस्टिक सेगमेंट की बातें थी. फॉर कमर्शियल सेगमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ऑपरेट हैवी मशीन्स फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस. मतलब जो इंडस्ट्री होती है आपके सराउंडिंग में, आपके घर या आपके शहर के पास कई सारी इंडस्ट्री होती है. कुछ इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का प्रोडक्शन करती है, कुछ स्टील का प्रोडक्शन करेगी. लाइक देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ सब्सटेंस मटेरियल जिसमें जो क्या कमर्शियल सेगमेंट पे जिनका प्रोडक्शन होता है, वहाँ उन प्रोडक्शन होने में जिन मशीन का यूज होता है, उन मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज करेंगे. सो आप समझ सकते हो कि हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. But before starting that chapter, first of all we will study a historical background of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वैसे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो. साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके पास अवेलेबल हो उसको भी आपको रीड करना है. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बातें करें, इनको लिखने की जरूरत नहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली बातों को. तो क्या होता है कि इन एंशिएंट टाइम में आपने ग्रीक जो पीपल थे, ग्रीस कंट्री से जो बिलोंग करते थे, आपने नाम सुना होगा ना एथेंस का. ओके, ये उसी की सराउंडिंग की बातें हैं. वहां पे क्या होता है, ग्रीस के पास में बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के सी शोर पे, वहां समुद्र के किनारों पे एक ट्री लगता है. ठीक है, और उस ट्री में जो यूजुअली, मुझे उस ट्री का एग्जैक्ट नेम तो याद नहीं है. ठीक है, उस ट्री से एक लाइक आप कह सकते हो गोंद लाइक मटेरियल, एक रेजिनियस मटेरियल मतलब निकलता है, और उस रेजिनियस मटेरियल को क्या बोला जाता है? अंबर. ओके, और ग्रीक पीपल इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिर एम्बर को ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये जो ग्रीस में लोगों ने क्या देखा कि जो एक एम्बर लाइक जो सब्सटेंस है, जो ट्री से निकलता है, एक रेजिनियस मटेरियल है. एम्बर है जो, ठीक है, जो एक रेजिनियस मटेरियल होता है, गोंद लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं? वूल के साथ में, ठीक है, या फिर मतलब ड्राई लीव्स के साथ में हम इस सब्सटेंस को रब करते हैं. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सब्सटेंस वूल या ड्राई लीव्स के साथ में रब करने के बाद में उसके सराउंडिंग में जो छोटी मोटी जो स्ट्रॉ वगैरह पड़ी होती है, उनके पास लेके जाते हैं, तो ये एम्बर उनको अट्रैक्ट करने लग जाता है. राइट, तो उस टाइम हम कहते हैं कि ये मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इस मटेरियल पे चार्ज आ गया. राइट, तो अब क्या होता है कि अंबर को जब हम किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ में, वूल या ड्राई लीव्स के साथ में रब किया, तो हमने देखा अंबर
के सराउंडिंग में कोई और छोटे छोटे मटेरियल है, उनको ये रब करना स्टार्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये एम्बर इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इस पे चार्ज आ गया है और इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, राइट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है यहीं से। फिर क्या होता है, ये सारी चीजें स्टडी करने वाला ग्रीक फिलोसोफर था, ही वाज थेल्स ऑफ माइल्स। ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। फिर यहाँ से हम कहते हैं कि जो एम्बर पे क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे, राइट। तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस बस कहानी को सुनते जाइए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, राइट। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की होती है। लाइक इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ये ब्लैक कलर का मार्कर है और इसके पास में एक ये ग्रीन कलर का मार्कर है, राइट। अब ये मार्कर है, इसकी प्रॉपर्टी है, सपोज करो ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या ऐसा हो सकता है इस मार्कर को अपने से रिपेल कर सकता है, दूर भगा सकता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है इस मार्कर की, पास लेके आने की और दूर भगाने की, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उससे। हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो आपने सुने होंगे अच्छे से, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ओके। Electric charge is basically of 2 type. First one is positive charge and second one is negative charge. दोनों चार्ज को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में इतना रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेंगे। अब हम बात करें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं, ठीक है। मतलब मैं इनको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है वो क्यों आता है, ठीक है। हमारा जो एरिया ऑफ क्यूरियोसिटी है वो क्या, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्यों आता है, कहाँ से आता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एग्जांपल लेंगे। एक मेरे पास सोडियम है, एक क्लोरीन है। ये आपको अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के लिए लिखना, ये वाला पोर्शन नोट करना जरूरी नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया और क्या होता है ये। अब एक बात बताओ बेटा, जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है और क्लोरीन का कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। तो सोडियम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और ये क्लोरीन का है, तो जितना सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, राइट। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितने 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 17 प्रोटॉन, ठीक है। अब मैं सोडियम का एटम बनाना चाहूँ तो सोडियम का एटम बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ये सोडियम का न्यूक्लियस, ठीक है। और सोडियम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होगी, सेल होगी, ठीक है। ये जैसे न्यूक्लियस ये है तो इसमें तो क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, आपको पता है यहाँ पे प्रोटॉन रहेंगे। और प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। और इसकी सराउंड, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आप दिखाना चाहो तो आप एक काम करो, कितने प्रोटॉन होंगे सोडियम में? 11 प्रोटॉन होंगे ना, तो आप 11 पॉजिटिव चार्ज बना दो गिन के, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, ठीक है। एग्जैक्ट सिचुएशन हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको पता है सेल होती है ऐसे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड सेल में कितने? 8 3 3, ठीक है, 6 7 8। और आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12, ठीक है। तो ये तो मैंने सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। फिर क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन के केस में यहाँ पे देखो, क्लोरीन का मैंने न्यूक्लियस बनाया है और क्लोरीन में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? 17 होंगे। तो गिन के आप 17 बना दो, ऐसे 17 बन गए। ये क्लोरीन बन गया। और फिर क्लोरीन की सेल भी होगी, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्लोरीन की फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकंड में कितने होंगे? 8 3 4 5 6 7 8। और आउटर मोस्ट सेल में कितने? 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटा, कोई भी सेल होती या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसमें 8 होना चाहिए, राइट। तो अब एक बात बताओ, इसमें कितने? 7 है। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हर एटम की टेंडेंसी होती है या तो वो अपनी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा या 8, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको? सोडियम, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? क्लोरीन। सोडियम की सबसे बाहर वाली सेल की बात करें, ये सोडियम की आउटर मोस्ट सेल है और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं क्या करता हूँ? दोनों एटम को रब करता हूँ, रबिंग एक्शन। रबिंग एक्शन से क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से जब सफिशिएंट अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो क्या हीट एनर्जी क्या करेगी? सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चलना स्टार्ट कर देगा? यहाँ, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली ऐसे ट्रांसफर होके कहाँ पे आ जाएगा? क्लोरीन के पास, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, दोनों का रबिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है। होगा क्या? यहाँ पे आपने देखा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, राइट। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 और 8, सही है, स्टेबल है सोडियम। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने? 8, तो 8 तो होनी चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ दोनों को रब करने से। मतलब क्या हुआ? सोडियम ने रबिंग एक्शन से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो एक बात बताओ, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो सोडियम बिकम Na पॉजिटिव, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो थोड़ी देर बाद हम डेफिनेशन देंगे, कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे Na बन जाएगा, Na पॉजिटिव। और यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे Cl बन जाएगा नेगेटिव, और इसी को बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज।
इसी को बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये वाली कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी होपफुली। फिर एक और तरीका है आपके पास। आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मैं यहाँ पे सोडियम की तरफ देखूं तो सोडियम में कितना पॉजिटिव है? सोडियम में पॉजिटिव कितना था? 11 पॉजिटिव था, 11 पॉजिटिव, 11 प्रोटॉन थे। और नेगेटिव कितने थे? पहले तो 11 ही थे, लेकिन एक जाने के बाद में नेगेटिव कितना रह गया? 10। तो नेट चार्ज कितना बचा? मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को कैंसिल करेगा, तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मतलब 1 पॉजिटिव बचा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में सोडियम बन जाएगा पॉजिटिव। और वही क्लोरीन की तरफ देखें एक एनालॉजी के थ्रू, तो क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज कितना था? 17 और नेगेटिव कितना था? 17 स्टार्टिंग में। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन को रब हमने किया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया सोडियम से। एक इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद में इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 18। और यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल आउट करे तो नेट कितना बचेगा? 1 नेगेटिव। तो इसीलिए क्लोरीन क्या बन जाता है? नेगेटिव चार्ज। एक बात की गांठ बांध लो अपने दिमाग में, अच्छे से आप समझ लो इसको। कहानी क्या है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। कहानी समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज कब होगा और नेगेटिवली चार्ज कब होगा। डेफिनेशन हम बनाते हैं, लिखो। इफ एनी सब्सटेंस loses electron then it become positively charged। वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, राइट। ये कोई भी सब्सटेंस है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये सब्सटेंस बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरी तरफ क्या है? इफ एनी सब्सटेंस gain electron, if any substance gain electron then it will become negatively charged। वो क्या बन जाएगा? negatively charged, राइट। तो मेरे पास कोई एक सब्सटेंस था, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके बाद में ये क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो बेसिक सी बातें थी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको एक बार नोट करें। बेटा आपने एक चीज तो एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी आप बाहर धूप में से आ रहे हो, राइट, और मतलब आप जब ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है, राइट। और जैसे आप अपने घर में एंटर करते हो और आपके जो गेट पे जो मेटेलिक नॉब होती है आप उसको टच करते हो तो आपको एक क्रैकलिंग साउंड आती है, एक स्पार्किंग की एक फीलिंग आती है। जैसे आपने ब्लैंकेट वगैरह को, मतलब जैसे विंटर में जब आप ब्लैंकेट यूज करते हो तो उसमें कुछ लाइटनिंग प्रोड्यूस होती हुई देखी होगी। तो ये सारे केसेस किसके हैं? ये चार्ज के हैं। मतलब यहाँ फ्रिक्शन से, मतलब जब आपकी बॉडी पे ड्राई एयर की कांटेक्ट में आएगी तो आपकी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जैसे आप मेटेलिक नोब को टच करोगे तो आपकी बॉडी से चार्ज वहां ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये सारे फेनोमेना है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होते हैं। सेम ब्लैंकेट वाला है। तो ब्लैंकेट के साथ में जब आप ब्लैंकेट के साथ में आप अपना हैंड रब करोगे तो वहां पे फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप होगा, राइट। ये सारे के सारे जो डे टू डे लाइफ के बहुत सारे फेनोमेना है जो आप एक्सपीरियंस करते हो। सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक प्लास्टिक की रोड है, ठीक है, या ग्लास रोड है, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो प्लास्टिक की रोड पे या जो ग्लास रोड है, जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जब हम दोनों को रब करेंगे ना तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है कि सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए
और ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि जब उन दोनों को रब किया हमने तो ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, राइट। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि आप ड्राई हेयर में से जब कोम्ब को ऐसे पास करते हो, ठीक है, आपके बाल सूखे हैं, ड्राई हेयर है, और आप कोम्ब ऐसे पास करते हो अपने बालों में से, तो उस केस में आप देखते हो कि जब एक बार आप पास कर लेते हो तो उसके बाद में ड्राई इसी कोम्ब को आप पेपर की छोटी छोटी पीसीज के पास लेके जाते हो, तो क्या देखते हो कि इस कोम्ब के साथ में ये पीसेस चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। क्या होता है बेटा कि जब ड्राई हेयर में से आप इस कोम्ब को पास करोगे, ड्राई हेयर में से जब इस कोम्ब को पास करोगे तो इस कोम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कोम्ब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा आपके बालों में से जब पास करोगे, राइट। और फिर आप इनको कहां लेके आओगे? पीसीज ऑफ पेपर, पीसी छोटे छोटे पेपर के पीसीज है उनके पास लेके आओगे, तो क्या होगा, ये पेपर के पीसीज इसके साथ चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे? अब आप कहोगे कि पेपर पे क्या पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, पेपर न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल होने का मतलब पेपर पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब जैसे ही कोम्ब को आप पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके आओगे तो पेपर का पॉजिटिव इन नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और कोम्ब के साथ में ये छोटे छोटे पीसेस चिपक जाएंगे। आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हो। आपकी नोटबुक का एक छोटा सा पेज आप फाड़ लो और फिर एक कोम्ब ले लो, और आपके ड्राई हेयर होने चाहिए। ये नहीं कि अच्छा खासा आपने ऑयल वगैरह लगा रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राई हेयर में से जब आप कोम्ब पास करोगे और उन पीसेस के पास जाओगे, लेके जाओगे कोम्ब को, तो आप देखोगे कि वो चिपक जाएगा। ये सिर्फ किसके कारण होता है? क्योंकि इन पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। क्लास 12 में इसको बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, बस आपके लिए इतना ही काफी है, राइट। चलो अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। कई सारी प्रॉपर्टी होती है, कुछ 2-3 मेन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या आपके माइंड में आ रहा है? देखो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपके पास में दो सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ये आपको नोट करना है। सेम चार्ज, सेम या सेम ऑब्लिक लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट और अनलाइक, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो क्या है कि चार्ज कैन बी एडेड, charges can be added or subtracted algebraically। हम चार्ज को algebraically मतलब by simple rule of mathematics, charge can be added or subtracted algebraically। algebraically होता है by simple rule of mathematics। हम ऐड कर सकते हैं। सपोज करो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक जैसे मैं यहाँ पे चार्ज के अबाउट हमने थोड़ा सा डिस्कशन कम किया है, यूनिट वगैरह मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है। मैं आपको यूनिट बता देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को, ये वाली प्रॉपर्टी है, रब कर देता हूँ। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज
उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाली कहानी। इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से तो रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज को, ठीक है। और चार्ज को मेजर करने की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, दैट इज कूलम। वो क्या होती है? कूलम। और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई एक सिल्क का क्लॉथ है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया है, कोई रबिंग हुई होगी, और इस पे मैं कहता हूँ कि चार्ज कितना है? 2 कूलम। 2 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, यूजुअली माइक्रो कूलम में होता है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम माइनस 2 कूलम, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, राइट। अब चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। वो कहानी क्या है? कह रहे कि सपोज करो आपके पास एक चार्ज तो है -2 कूलम, दूसरा चार्ज है +4 कूलम, तीसरा चार्ज है -6 कूलम, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दो, तीनों को आप ऐड कर दो विद साइन, साइन कंसीडर करना है। Q1 चार्ज कितना है? -2 कूलम। Q2 कितना है? +4 कूलम। Q3 कितना है? -6 कूलम। तो नेट चार्ज आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? -8 कूलम +4 कूलम -4 कूलम। मतलब इस सिचुएशन में नेट आपके पास कितना होगा? -4 कूलम चार्ज, राइट। अब एक पॉइंट आप यहाँ नोट में भी लिख लो। नोट में क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड इसी के साथ में लिख लोगे आप। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये -E, किससे? -E। फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज की बात करेंगे तो उसको +E से दिखाएंगे, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और E मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है ये चार्ज का नेचर दिखाता है, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और फिर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मास याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 1.6 × 10⁻24 kg के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। It was all about today's class. Hopefully आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। So thank you. Have a great day ahead.